हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, क्लास 7 एनसीईआरटी में मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया हुआ है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है राजा और उसके राज्य। देखिए, वास्तव में इस चैप्टर में कौन-कौन से राज्यों का उदय हुआ इस बारे में बताया गया है और चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा-सा बताया गया है कि चोल साम्राज्य के बारे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 7वीं सदी तक आते-आते नए राजवंशों का उदय हुआ। कौन सी सदी से? 7वीं सदी से नए राजवंश आए, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, चाहमान जिन्हें हम चौहान कहते हैं, इन नए राजवंशों का उदय हुआ। तो प्राचीन भारत के बाद जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, इन नए राजवंशों के उदय के साथ इनकी शुरुआत होती है। वास्तव में यह सभी राजवंश प्राय राजाओं के सामंत थे, जिन्होंने बाद में स्वयं को राजा क्या कर दिया, घोषित कर दिया। जब केंद्र सत्ता कमजोर होती है, तो इन सामंतों ने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। दक्कन में राष्ट्रकूटों का उदय हुआ, जो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो किसने? दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से मतलब इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया और उसे हराया, चालुक्यों को हराया और स्वयं को राजा के रूप में स्थापित किया और हिरण्य गर्भ, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान करने से याजक यानी जो यज्ञ करवा रहा है, वह क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसमें कोई राजा या व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है लेकिन वह क्षत्रिय कहलाएगा, तो वह है हिरण्यगर्भ। तो यह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिए। आगे हम बात करें तो कुछ उद्यमी परिवारों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का उपयोग किया। यानी पहले ये व्यापार करते थे, बाद में इन्होंने सैन्य कौशल का उपयोग करके अपने आप को राजा बनाया, जिनमें कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने कर्नाटक व राजस्थान में अपना क्या किया, राज्य स्थापित किया। तो कदम्ब है, मयूर शर्मण है, गुर्जर प्रतिहार वंश हैं और हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने राजस्थान में अपना क्या किया, कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। ये वास्तव में पहले क्या थे, पहले व्यापार का काम करते थे, बाद में इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इन राजाओं ने महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्तिन, तीनों भुवनों का स्वामी जैसी उपाधि क्या की थी, इन्होंने धारण की थी। इन सभी राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से लगान ली जाती थी और इस लगान से राजस्व इकट्ठा किया जाता था, संसाधन बनाए जाते थे जिससे कि राज्य को चलाया जा सके और व्यापारियों से भी राजस्व क्या किया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था। तमिलनाडु में चोल शासकों ने अलग-अलग नाम से अलग-अलग कर लिए। तो तमिलनाडु में चोल शासकों ने कौन-कौन से कर लिए? वेट्टी कर, ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसको याद रखें। नकद की बजाय जबरन श्रम करवाना वेट्टी कर कहलाता है। कदमाई कर, भू राजस्व को कदमाई कर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इनको दोनों को याद रखें। वेट्टी कर क्या है? नगद की बजाय जबरन श्रम करवाना ही क्या है, वेट्टी कर है। और कदमाई कर, भू राजस्व को कदमाई कर के नाम से जाना जाता है। और कौन-कौन से कर लिए? मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने हेतु सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए जो लगने वाला कर है, इस रूप में इन्होंने क्या किए, कर वसूल किए। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, क्योंकि प्रभावशाली परिवार जो है उस क्षेत्र से क्या कर लेते थे, आसानी से राजस्व वसूल कर लेते थे। अब हम बात करें उस समय के प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के बारे में। तो प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्वालियर प्रशस्ति की। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह नागभट्ट प्रथम के बारे में वर्णन करती है और बताती है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का हिस्से को जब नागभट्ट प्रथम राजकुमार थे तब उन्होंने जीता। कन्नौज के शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्नौज के शासक चक्रायुध को नागभट्ट ने हराया। और इसी प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि बंगाल का हिस्सा अनर्त, गुजरात का हिस्सा मालवा, एमपी का हिस्सा किरात, वनवासी, तुरुस्क, तुर्क, वत्स व मत्स्य, उत्तर भारत के राज्यों को नागभट्ट ने क्या किया, जीता। उन सभी राजाओं को, वहां के राजाओं को हराया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो भूमि अनुदान किया जाता था उनके साम्राज्य में। चोल शासकों द्वारा भूमि अनुदान दिया जाता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किन शासकों द्वारा भूमि अनुदान की परंपरा को प्रारंभ किया गया था। तो चोल शासकों ने भूमि अनुदान की परंपरा को प्रारंभ किया था। इसी समय कल्लड़ ने राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। तो ये पूछा जाता है राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। और
इस राजतरंगिणी में क्या बताया गया है? कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं के बारे में राजतरंगिणी में बताया गया है। आगे हम बात करें धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध, देखिए शासक गंगा घाटी में कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आपस में युद्ध करते थे। देखिए कन्नौज क्षेत्र गंगा घाटी में स्थित था, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए तीन प्रमुख वंशों ने आपस में लड़ाई की, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। और इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ? गुर्जर, प्रत्यार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये ज्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ से राजस्व अधिक वसूला जा सकता था, इसीलिए यहाँ पर युद्ध होता था। मध्यकाल में राजा अपने आप को स्थापित करने के लिए शासक बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे। जब भी शासक युद्ध करते थे तो वो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिर धन संपदा में क्या थे? अधिक संपन्न थे। ऐसा ही एक उदाहरण है अफगानिस्तान के गजनी का महमूद। महमूद गजनी ही एक ऐसा शासक है जिसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से 1025 तक हमला किया। उसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था, ना कि साम्राज्य विस्तार करना था। तो महमूद गजनवी ने धन लूटने के हिसाब से भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखें। चाहमान, जिन्हें चौहान कहते हैं, ने युद्ध कर दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों को जीता और यहाँ पर शासन किया। चाहमान शासक पृथ्वी तृतीय, जिसका शासन काल है 1168 से 1192, ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया। लेकिन दूसरे ही साल तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में वह उससे हार गया, और जिसके कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अफगानिस्तान ले जाकर उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी के द्वारा। चलो दोस्तों, अब हम चोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। देखिए कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माता मतलब नीचे के अधिकारी थे। तो उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, विजयालय ने चोल वंश की क्या की? स्थापना की। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो पूछा जा सकता है आपसे कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी राज्यों को जीता तथा दक्षिण में पांड्यन और उत्तर के पल्लव राज्य के क्षेत्रों को भी अपने राज्य का हिस्सा बनाया। इसमें कौन कौन प्रभावशाली राजा थे? तो राजराज फर्स्ट सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, जो 985 ईस्वी में राजा बना। इसने ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया तथा साम्राज्य प्रशासन का पुनर्गठन किया। इसने तंजावुर का मंदिर भी बनवाया था, राजराज फर्स्ट ने। राजेंद्र द्वितीय, तो देखिए राजेंद्र द्वितीय राजराज फर्स्ट का पुत्र था। इसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को जीता, और इसने गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया था। राजेंद्र द्वितीय ने गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट बात है कि चोल मंदिर पूजा आराधना के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत चढ़ावा चढ़ता था। तो ये बहुत पैसे वाले मंदिर थे। तो जो आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए उस पैसे का क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी प्राप्त हुई हैं। चोल साम्राज्य के दौरान भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई गई। चोल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो देखिए किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू। चोल केंद्र सरकार नाडू का सीधा नियंत्रण करती थी। चोल केंद्र सरकार नाडू का कैसा करती थी? सीधा नियंत्रण करती थी। कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद वेलन, 3 राज्यों को अपनी सेवाएं देने वाला वेलन यानी किसान की संज्ञा दी। अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। अरैयार प्रधान जैसी क्या दी? उन्होंने उपाधियां दी। चोल साम्राज्य में भूमि के कौन कौन से प्रकार थे? तो वेलन बगाई यानी कि गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को वेलन बगाई के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे शाला भोग के नाम से जाना जाता था। तो वेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, और शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि थी उसका नाम था शाला भोग। अब बात करें हम देवदान और नमट्टकनी। देवदान, तिरुनमट्टकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था।
पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम के नाम से जाना जाता था। इनको याद रखें। नगरम क्या था? नगरम व्यापारियों के संघ को नगरम के नाम से जाना जाता था। उत्तर मेरु अभिलेख में चिंगलपुट जिला है तमिलनाडु में, वहाँ का ये अभिलेख है। इसमें बताया गया है कि चोल राज्य में ब्राह्मणों की सभा का संगठन के स्वरूप की जानकारी दी गई है, जिसमें अलग-अलग समितियां थी जो सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों और मंदिरों की देखरेख हेतु बनाई गई थी। यह समितियां अलग-अलग कार्य करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट बात, पुलाया किसे कहा जाता है? पुलाया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों का ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे, यानी कि शूद्रों को पुलाया कहा जाता था। और एलोरा की गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह के अवतार के रूप में यानी पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, और यह एलोरा की गुफा नंबर 15 राष्ट्रकूट काल की बनी हुई संरचना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर का थोड़े से समय में अध्ययन किया। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे की अन्य जो क्लासेज हैं हिस्ट्री की उनको भी देखते रहें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।